निगाह कलमकार के आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी मेरे अपनों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्या खोया क्या पाया। आज के इस दौर में, इस दुनिया में क्या कुछ हमको सुविधाएं मिल रही हैं और क्या पहले सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन क्या भावनाएं थीं जो भावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं, इसके ऊपर हम एक निगाह डालेंगे। आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। तो दोस्तों, आइए आज इस एपिसोड क्या खोया क्या पाया में निगाह डालते हैं आज के इस मोबाइल युग पर, और कभी के उस दौर की जब मोबाइल नहीं थे। आज तो अगर कुछ देर के लिए मोबाइल हाथ में ना हो, पास में ना रहे या सिग्नल चले जाएं, तो लगता है ज़िंदगी की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। काफ़ी कुछ फ़ायदे भी हैं इसके। किसी भी आकस्मिक घटना या खतरे की सूचना तुरंत ही संबंधित व्यक्ति या वांछित व्यक्ति को भेजना या पाना संभव हो गया है। जब चाहिए, जहाँ की चाहिए, पूरी दुनिया भर की जानकारी आपको एक क्लिक पे उपलब्ध होती है। दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी तेज़ी से कहाँ कहाँ हालात बदल रहे हैं, क्या बदलाव हो गए हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, और दुनिया कितनी छोटी हो गई है, मुट्ठी में आ गई है। और ज़िंदगी भी कितनी तेज़ रफ्तार और कितनी आसान हो गई है। मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करके घर से सैकड़ों मील दूर होने के बाद भी किसी अपने प्रियजन के उसको देख करके आमने सामने बैठ करके बात करने की संतोष की अनुभूति भी कितनी सुखद और आनंददायक होती है। ये भी है आज के इस युग में। 7 समंदर पार की दूरियां भी नज़दीक हो चुकी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसके दोनों पहलू हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। चलिए निगाह डालते हैं कि जब मोबाइल नहीं थे तब क्या था। तो आइए बचपन की पुरानी यादों में, उस दौर में हम लोग गोता लगाते हैं। घर से निकल करके पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर या ज़िले से बाहर जब जाते थे और ज़िले में जाना पड़ता था, तो माँ की दुआओं के साथ में और हिदायतों के साथ में ये शब्द भी हमें याद आते हैं और आपको भी याद होंगे कि बेटा पहुँचते ही खबर कर देना, टेलीग्राम कर देना। और टेलीग्राम भी, जिसे उस वक्त पे बेतार का तार कहते थे, उसमें सबसे जल्दी पहुंचने वाला टेलीग्राम था 3x टेलीग्राम, और उसे भी पहुंचने में 24 घंटे लगते थे। आज तो घर से निकलने के साथ ही संपर्क बना रहता है कि अब कमालगंज आ गए, अब कानपुर पहुंच गए, अब एक्सप्रेस वे पे हैं, और लो अब लखनऊ पहुंच गए, और एक क्लिक के साथ खबर हो जाती थी कि हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। लेकिन जब तार का जिक्र कर रहे हैं तो चिट्ठी का भी तज़किरा आवश्यक है। चिट्ठी पाने की और चिट्ठी भेजने की क्या अनुभूतियाँ होती थीं, क्या भावनाएं होती थीं। चिट्ठी आती थी, कभी मामा के यहाँ से आती थी, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ से आती थी, और जब गांव में या शहर में किसी मोहल्ले में एक साइकिल पे झोला लटकाए हुए खाकी कपड़ों में डाकिया आता था, तो पूरा शोर मच जाता था कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। मगर घर के दरवाजे के आगे निकल जाने के बाद थोड़ी सी मायूसी के साथ फिर इंतज़ार शुरू हो जाता था। मगर इन इंतज़ार के पलों में भी एक सुखद आनंद छुपा होता था। किसी शायर ने कहा भी था, जो मज़ा इंतज़ार में आया वो न वस्ले यार में पाया। चिट्ठी पर ही एक और किस्सा याद आता है। किसी गांव की या शहर की जो भी रहा हो, एक लड़की का विवाह हुआ। शादी के बाद जब ससुराल से विदा होकर मैके आई, तो चलते समय पतिदेव ने चुपके से कान में कह दिया था कि मायके पहुंचते ही चिट्ठी डाल देना, घर पहुंच के चिट्ठी डाल देना। बेचारी घर तो आ गई, मगर पतिदेव को चिट्ठी लिखनी थी, और वो भी पहली पहली बार। सहेलियों से ये भी सुन रखा था इसे प्रेम पत्र कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सोचा, पर नहीं समझ पा रही थी कि कैसे लिखूं। और संग में ये भी तो साबित करना था कि बड़ी सुघर, बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी पत्नी है। क्या करूं, कैसे करूं, इसी ओहा पोह में एक आध दिन गुजरे। फिर जहन में आया
कि पड़ोस की रहने वाली भाभी को तो 4 साल हो गए हैं शादी के। चलो, उन्हें तो चिट्ठी लिखने का काफ़ी अभ्यास होगा, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। और भाभी ने भी एक तजुर्बेकार गुरु की तरह से अपनी इस अनूठी शिष्या को ज्ञान दिया, बिटिया इसमें कौन बड़ी बात है, शुरुआत में लिखना मेरे प्राण प्रिय, बीच में थोड़ा हालचाल लिख देना और उसके बाद में आखिर में लिख देना कि आपके चरणों की दासी। अब भाभी का घर थोड़ा दूर था, रास्ते भर वो उसको रटते हुए चली आई, और रात को सब घर के कामकाज से निपट करके जब चिट्ठी लिखने के लिए बैठी तो तब तक हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह सब भूल गई थी। हमने आपने भी बचपने में सुना था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा, सब गड़बड़ हो गया था। काफ़ी याद करके लिखा, सोच करके शुरुआत कर गई, लेकिन शुरुआत किससे करी, शुरुआत कर गई मेरे चरणदास, और आखिर में लिख गई तुम्हारे प्राणों की प्यासी। अब क्या हाल हुआ होगा, पति देव ने तो सिर पीट लिया होगा, लेकिन प्रेम पत्र और वो भी कानों के खजाने जैसा मिलने की प्रसन्नता और धुकुर पुकुर कहाँ आजकल व्हाट्सएप के मशीनी संदेश और मशीनी इजहार में पाई जाती है। जब चिट्ठी और चिट्ठी रसा की बात होती है, डाकिये की बात होती है, तो ख्यालों में आता है कि प्राचीन काल में कबूतर ही डाकिये की भूमिका का निर्वाह करते थे, क्योंकि उनसे तीव्र संदेशवाहक कोई और नहीं हो सकता था। चाहे वो युद्ध के मैदान से भेजे जाने वाले संदेश हों या विरह वेदना से पीड़ित आशिक मासूक के बीच संदेशों प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हो। उसी काल के एक मशहूर शेर और जवाब की चर्चा शायद आज भी नई पीढ़ी में होती होगी, उस वक्त तो होती थी कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। और इसका जवाब भी बड़ा माकूल और दिल को तसल्ली देने वाला होता था कि खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर कि खत का मजमू हो परों पर कटे दीवार पर। कबूतर पोस्टमैन का काम किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो संदेश पहुंचाते थे। कबूतर अपनी चोंच में चिट्ठी दबाकर या कभी कभी कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर कबूतर ही इस काम को क्यों करते थे, कोई दूसरा पक्षी क्यों नहीं? दरअसल आज हम बता रहे हैं आपको कि कबूतर में एक खास गुण पाया जाता है। इनमें एक खास खूबी ये होती है कि वो किसी भी रास्ते को आसानी से याद कर लेते हैं। आप ऐसा समझिए कि कबूतरों का शरीर एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। कबूतर रास्ता नहीं भटकते, उनमें रास्तों की पहचान करने के लिए मैग्नेटोरिसेप्शन स्किल पाई जाती है। इसलिए पहले के ज़माने में संदेश भेजने का काम कबूतर किया करते थे, और ये स्किल पक्षियों में पाए जाने वाला एक खास गुण है। इसकी मदद से वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पृथ्वी में किस मैग्नेटिक फील्ड में है, और इसके जरिए कबूतर किसी भी रास्ते को आसानी से समझ जाते हैं। और एक चीज़ और मैं यहीं पे अपने मित्रों की जानकारी में डालना चाहूँगा कि कबूतरों के दिमाग में 53 कोशिकाओं के एक ग्रुप की पहचान की गई है, वैज्ञानिकों ने की है। इन कोशिकाओं की मदद से ही कबूतर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और दिशा की पहचान करते हैं। कबूतर के दिमाग में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं किसी कंपास की तरह दिशा के बारे में पता लगा लेती हैं, और साथ ही इनकी आंखों की रेटिना में भी एक खास प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को क्रिप्टोकोम कहते हैं। इस प्रोटीन की मदद से कबूतर किसी भी रास्ते का आसानी से पता कर पाते हैं। अब पता नहीं आज के इस मोबाइल युग में कितने खतरे हैं, जहाँ तस्वीर कुछ होती है, तस्वीर के पीछे का सच कुछ और कितने धोखे हैं, कितना ठगे जाने का खतरा है। अपने नई पीढ़ी के सही, मासूम और भोले भाले मित्रों को, और वैसे उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो कोई भी मित्र अगर, तो सबको इस नाचीज़ की एक ही सलाह है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। और फिर बरबस जुबान पर ये पंक्तियाँ आ जाती हैं, बचपन को याद करते हुए, पिछले दौर को याद करते हुए, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। और फिर आज की मुलाकात बस इतनी,
कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। अपने प्रबुद्ध मित्रों को, अपने हमारे अपनों को फिर से एक बार सलाम, प्रणाम, वाहेगुरु, सत श्री अकाल। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे किसी और विषय के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों के ख्यालात एक दूसरे के पास पहुंच सकें। जय हिंद।